हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक हमारा है अर्थवर्म। इसकी हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे। आज मॉर्फोलॉजिकल होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो अर्थवर्म जो है ये बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से। इसका क्लास है ओलिगोकीटा। जीनस है इसका पेरिटीमा और स्पीशीज जो यहाँ पे है दैट इज़ द पोस्थ्यूमा। अर्थवर्म जो है इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं और ये होते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स। इट इनहेबिट्स द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। ये मिट्टी के ऊपर लेयर में रहते हैं, जो गीली मिट्टी होती है उसमें ये अक्सर पाए जाते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन burrows मेड बाय बोरिंग एंड swallowing द सॉइल। दिन के टाइम के अंदर ये रहते हैं बोरोज के अंदर, छोटे छोटे होलो जैसे होते हैं मिट्टी के अंदर, उसी में रहते हैं। वो होलो उसकी जो लेंथ होती है वो 30 to 45 सेंटीमीटर तक होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है 2 मीटर तक इन समर सीजन में। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म्स परिटीमा एंड लम्ब्रिकस। तो इंडिया के अंदर जो कॉमन स्पीशीज़ पाए जाते हैं वो है परिटीमा, पोस्थ्यूमा इसका पूरा नाम है, और दूसरा जो है लम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस। अब स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से। द फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमम और बकल सेगमेंट bears द माउथ, a lobe पेरिस्टोमम covers द माउथ। तो यहाँ पे आप दो नाम देख रहे हो, पेरिस्टोमम एंड प्रोस्टोमम। पेरिस्टोमम जो होता है इट इज़ द फर्स्ट सेगमेंट, ये माउथ को सराउंड करता है और उसकी वजह से जो अर्थवर्म्स होते हैं वो फीडिंग करते हैं। और ये भी याद रखोगे इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और जो ये प्रोस्टोमम जो होता है ये एक और हैंग कर लेता है माउथ को डॉर्सली। तो आप डायग्राम में देख सकते हो ऊपर एक नाक जैसी है ना आगे, तो इसी को हम कहते हैं प्रोस्टोमम। इसकी वजह से अपने आप को पुश करता है इनटू द सॉइल के अंदर, तो वहाँ पे जो होल्स बनते हैं वो इसी की वजह से बनते हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव, इसमें सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रोस्टोमम इज सेंसरी इन फंक्शन एंड यूज्ड टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू विच द अर्थवर्म क्रेवल्स। तो इसकी वजह से छोटे छोटे बारोज जैसे बन जाते हैं जिसके अंदर अर्थवर्म जो होता है वो रह लेता है वहाँ पे। अब यहाँ पे याद रखो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो पेरिस्टोमम जो है यही फर्स्ट सेगमेंट होता है और प्रोस्टोमम सेगमेंट नहीं है। ये माउथ को और हैंग कर लेता है डॉर्सली और इसकी वजह से ये अपने आप को पुश करता है इनसाइड द सॉइल के अंदर। जो अर्थवर्म्स होते हैं ये लॉन्ग सेगमेंटेड सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है। तो इसके पास जो सेगमेंट्स होते हैं इनका जो नंबर होता है 100 to 120 सेगमेंट्स होते हैं। डॉर्स सरफेस जो है तो इसके ऊपर एक डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन होती है। तो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो डॉर्स साइड के अंदर, तो इसी को कहते हैं डॉर्सल ब्लड वेसल। इन मैच्योर वर्म सेगमेंट 14 to 16 are covered by a dark band of glandular tissue called clitellum. Body has three parts: preclitellar, clitellar, postclitellar. तो आप डायग्राम में देख सकते हो एक बैंड जैसा यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर लाइक। तो इसका जो यहाँ पे नंबर आता है सेगमेंट्स का वो आता है 14 to 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो है यहाँ पे वो क्लियर नहीं होता है 14 to 16 सेगमेंट। इस रीजन को बोलते हैं हम क्लाइटिलम। तो यहाँ पे ये ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसकी वजह से बॉडी को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। जिसके ऊपर का हिस्सा होता है टुवर्ड्स द माउथ, इसको बोलते हैं प्री क्लाइटिलर रीजन। और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं क्लाइटिलर। इसके नीचे जो आता है बाकी हिस्सा जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट क्लाइटिलर रीजन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थवर्म के 3 हिस्से होते हैं, प्री क्लाइटिलर, क्लाइटिलर एंड पोस्ट क्लाइटिलर। जो ये क्लाइटिलम होता है ये सेक्रेट कर लेता है एग केस और जिसको हम इकोनॉमी कहते हैं ऊथिका। और लास्ट सेगमेंट जो होता है बॉडी का उसको हम कहते हैं एनल सेगमेंट। वो बियर कर लेता है स्लिट लाइक एनस, तो वहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है। 4 pair of spermatical apertures are found on the ventrolateral sides of intersegmental grooves, 5th to 9th segments.
आप डायग्राम में देख सकते हो, ये 4 पेयर ऑफ डॉट जो है ग्रीन कलर के अंदर, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पर्मेथिकल अपर्चर्स या स्पर्मेथिकल पोर्स कहते हैं। तो इनकी जो लोकेशन होती है वो होती है 5th से लेके 9th सेगमेंट तक। तो आप गिन भी सकते हो यहाँ पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो पहला पेयर जो होता है वो 5th और 6th के बीच में होता है, दूसरा जो होता है 6th और 7th के बीच में, तीसरा पेयर जो होता है 7 और 8th के बीच में, और जो 4th पेयर होता है 8 और 9 सेगमेंट के बीच में ही होता है प्रेजेंट। ये जो पोर्स होते हैं इंटरनली कनेक्ट होते हैं, इसकी वजह से अंदर स्पर्म स्टोर रहता है ऑर्गन के अंदर, उसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। A single female genital pore is present in the mid-ventral line of 14th segment. A pair of male genital pores is present on the ventrolateral sides of the 18th segment. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं एक सिंगल फीमेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होता है मिड वेंट्रल इन द 14th सेगमेंट के अंदर। वो एक ही होता है, सिंगल होता है ये। और 18th सेगमेंट के अंदर ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स। वेंट्रोलेटरल साइड के अंदर ये दो होते हैं प्रेजेंट। और यहाँ पे ये भी याद रखो कि आप जो 17th और 19th सेगमेंट जो है यहाँ पे होता है 2 पेयर्स ऑफ कप शेपर्ड जेनिटल पेपलीज प्रेजेंट होते हैं, जिनके पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑफ एक्सरी ग्लैंड्स के। मैनी माइन्यूट नेफ्रिडोपोर्स ओपन्स on the body surface. All segments except the first, last, and clitellum bears S-shaped setae embedded in the epidermis pits. Their function is locomotion. नेफ्रिडोपोर जो होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं जो ऑकर करते हैं ऑल सेगमेंट्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट 2 एंड लास्ट। पहले 2 सेगमेंट्स होते हैं और लास्ट सेगमेंट जो होता है बॉडी का तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये ब्रिंग करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्टेड बाय द इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। जो हर एक सेगमेंट जो होता है एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट और कोलाइटलर, तो वहाँ पे अर्थवॉर्म जो है ये बियर कर लेता है वहाँ पे एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स, या उसको एफ शेप्ड भी कहते हैं, स्मॉल होते हैं, काइटिनस आउटग्रोथ जिनको कहते हैं सीटे और चीटे। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये एम्बेडेड होते हैं इन द एपिडर्मल पिट्स के अंदर, और ये हेल्प करते हैं एनिमल को लोकोमोशन बाय ग्रिपिंग द अर्थ। बॉडी वॉल कंपोज्ड ऑफ आउटर थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल, epidermis made up of single layer of columnar epithelial cells which contain secretory gland cells, 2 muscle layers circular and longitudinal, and innermost coelomic epithelium. तो बॉडी वॉल जो अर्थवॉर्म की होती है इसमें 5 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, 2 मसल लेयर्स एंड पैराइटल सिलोमिक इपिथीलियम। जो ये क्यूटिकल होता है ये थिन नॉन सेलुलर इलास्टिक लेयर होती है और ये परमेबल होता है गैस के लिए और वाटर के लिए, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन कर लेता है। और जो एपिडर्मिस होता है ये कंसिस्ट करता है यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स, आप बहुत सारे ग्लैंड्स भी देख सकते हो आप। म्यूकस ग्लैंड यहाँ पे होता है, एल्ब्यूमिन ग्लैंड, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स, तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉलमनर सेल्स यहाँ पे है प्रेजेंट, इनको हम कहते हैं सपोर्टिंग सेल्स। 2 मसल लेयर्स, आउटर मसल लेयर जो लाई करता है बिलो द एपिडर्मिस और ये बना हुआ होता है सर्कुलर मसल्स का। दूसरा जो होता है इनर मसल लेयर, तो ये बना हुआ होता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का। तो यहाँ पे 2 मसल्स आ जाते हैं। अब जो लास्ट लेयर जो है बॉडी वॉल की, उसको कहते हैं पैराइटल पेरिटोनियम या सिलोमिक इपिथेलियम। तो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सीलूम। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट यही याद रखो कि इसमें 5 लेयर्स होते हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, 2 मसल लेयर्स एंड पैराइटल सिलोमिक इपिथेलियम। Digestive, the straight alimentary canal extends from the first to last segment of the body. It has a terminal mouth, buccal cavity, muscular pharynx, esophagus, muscular gizzard, stomach, intestine, and anus. Gizzard helps to grind soil particles, decaying leaves, etc. Calciferous glands
present in the stomach neutralize the humic acid. जो एलिमेंट्री किनाल होता है अर्थवर्म का वो स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट सेगमेंट से और इसका एंड होता है लास्ट सेगमेंट पे, तो ये स्ट्रेट होता है। और जो एलिमेंट्री किनाल का फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज़ द माउथ और एंड हो जाता है अनस के अंदर, और बीच में बकल केविटी है, मस्कुलर फेरेक्स, उसके बाद इसोफेगस आता है, उसके बाद मस्कुलर गिजर्ड, उसके बाद स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, और लास्ट पे जो फीकल मैटर्स होते हैं वो बाहर चले जाते हैं थ्रू द लास्ट ओपनिंग दैट इज़ अनस। जो माउथ होता है वो पहले सेगमेंट में होता है, उसके बाद बकल केविटी वो होता है अप टू द मिडल ऑफ थर्ड सेगमेंट तक। चाहे इसको भी हम लिख सकते हैं कि माउथ और बकल केविटी की जो लोकेशन है वो है 1 to 3 सेगमेंट। उसके बाद है मस्कुलर फेरेक्स, और मस्कुलर फेरेक्स जो होता है वो थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट की लोकेशन पे होता है। इसोफेगस जो होता है ये बिटवीन होता है 5 to 7 सेगमेंट। मस्कुलर गिजर्ड जो होता है वो होता है प्रेजेंट इन द 8th और 9th सेगमेंट। गिजर्ड जो होता है वो हेल्प करता है क्रशिंग ऑफ फूड। जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसमें लीव्स प्रेजेंट होते हैं, डिकेइंग लीव्स होते हैं, उनको ये ग्राइंड कर लेता है। स्टोमक की लोकेशन जो है वो है बिटवीन 9 to 14 सेगमेंट। तो इसके पास स्पिंचर्स होते हैं एट ईदर एंड फॉर टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फूड। तो स्टोमक के अंदर होता है कैल्सिफरस ग्लैंड्स जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी ऑफ ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन द फूड, क्योंकि जो डिके लीव्स होते हैं सॉइल के साथ आ जाते हैं तो उसमें ह्यूमिक एसिड होता है, उसको ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। A pair of intestinal cica projects from the intestine on the 26th segment. The intestinal part between 26 to 35 segments has an internal median fold of dorsal wall called typhlosole. It increases area of absorption. The ingested organic rich soil is digested in the digestive tract with the help of digestive enzymes. The digested nutrients are absorbed through intestinal membrane. Their fecal deposits are known as worm castings. स्टोमक से आगे जो है वो है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं प्री टिप्लोसोलर, दूसरा है टिप्लोसोलर, और तीसरा पार्ट जो होता है वो है पोस्ट टिप्लोसोलर। जो प्री टिप्लोसोलर होता है वो स्टार्ट होता है जहाँ से स्टोमक एंड हो जाता है, तो इसकी जो लोकेशन है वो है 15 to 26 सेगमेंट। 26 सेगमेंट पे आप देख सकते हो 2 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, 2 कॉनिकल आउट ग्रोथ, तो इनको कहते हैं इंटेस्टाइनल कीकम, और ये ओपन होते हैं इन द 26 सेगमेंट, और ऊपर की तरफ जाते हैं वो रीच करते हैं अप टू द 22 सेगमेंट्स तक। और इसकी वजह से बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं लाइक द एमाइलेज, लाइपेज, सेलुलेज, काइटिनेज, इन्वर्टेज, तो बहुत सारे एंजाइम इससे सिक्रीट होते हैं। अब दूसरा रीजन जो है इंटेस्टाइन का है वो है टिप्लोसोलर रीजन। ये फैला हुआ होता है 27 सेगमेंट से लेके 75 सेगमेंट तक, और जो लास्ट 25 सेगमेंट होते हैं बॉडी के वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये स्टार्ट होते हैं 27 सेगमेंट से लेके 75 सेगमेंट तक, तो लास्ट 25 सेगमेंट जो होते हैं उसमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसके पास हाईली वेस्कुलर लॉन्गिट्यूडनल रिज होता है, उसको बोलते हैं टिफ्लोसोल, और जिसकी वजह से इंक्रीज़ कर लेता है एब्जॉर्प्शन ये। तो यहाँ पे टिफ्लोसोल जो होता है इस रीजन के अंदर डाइजेशन कंपोनेंट जो होते हैं फूड लाइक द अमोनो एसिड, शुगर्स या अदर स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हो जाते हैं एब्जॉर्ब यहाँ पे। अब जो लास्ट 25 सेगमेंट्स होते हैं उस रीजन को बोलते हैं पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टोर रहता है और वो हो जाता है सॉलिडिफाइड, उसके बाद वो बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वर्म कास्टिंग्स, थ्रू अनस से बाहर निकलता है। रेस्पिरेशन अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन must remain moisture, move to the surface through rainstorms to prevent drowning, take in oxygen and release carbon dioxide during cellular respiration to make ATP energy. अर्थवर्म जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं स्किन से, जिसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट रहती है क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट होता है, और जब रेन ज़्यादा हो जाती है उस वक्त अपनी बारों से बाहर निकलती है, अपने आप को बचाते हैं ड्राउनिंग से,
और ये लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से बन जाता है एटीपी फॉर एनर्जी के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोजर सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 main vessels supply the blood to organs within the earthworm. Number 1, arterioles 5 function like a human heart pump. Second, dorsal blood vessels carry blood to the front of the body. Ventral blood vessels carry blood to the back of the body. इनका जो सर्कुलरी सिस्टम होता है वो क्लोजर होता है और यहाँ पे 3 ब्लड वेसल्स होते हैं जो सप्लाई करते हैं ब्लड टू द ऑर्गन्स विद इन द अर्थवॉर्म के अंदर। इसमें सबसे पहला जो है वो आर्टिकॉच से 5 होते हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हो यहाँ पे। तो ये फंक्शन करते हैं जस्ट लाइक द ह्यूमन हार्ट, जैसे हमारा हार्ट जो होता है वो पंप कर लेता है ब्लड को सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स, वैसे आर्टिकॉच जो होते हैं ये भी सप्लाई करते हैं ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। उसके बाद दूसरा जो है डॉर्सल ब्लड वेसल्स, तो ये आप देख सकते हो डॉट साइड में यहाँ पे, तो ये ब्लड सप्लाई करता है टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को। उसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेंट्रल ब्लड वेसल्स होते हैं, ये करते हैं कैरी ब्लड टू द बैक ऑफ द बॉडी। Excretion earthworm. In earthworm, most of the cells are not in contact with the surrounding environment, so they need special excretory organs to remove the metabolic wastes. The excretory organs of the earthworm are nephridia. These structures are found in pairs in most segments of the earthworm's body. They excrete dilute urine. Urine includes water, mineral salts, अमोनिया एंड यूरिया। तो अर्थवर्म के पास जो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका नाम है नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया की वजह से एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन होता है बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। जो नेफ्रीडिया होता है इसका एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका एक पोर भी होता है जिसकी वजह से कलेक्ट कर लेता है एक्सेस फ्लूइड, और एक्सेस फ्लूइड जो होता है वो पास हो जाता है, या तो हो जाएगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या तो वो बॉडी से बाहर चला जाएगा थ्रू द पोर्स। और नेफ्रीडिया जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। फेरेंजियल नेफ्रीडिया होता है, सेप्टन नेफ्रीडिया होता है, और थर्ड वन जो है वो है इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो होते हैं ये क्लोजर होते हैं, इनके पास पोर्स नहीं होते, दैट इज द नेफ्रोस्टोम, और ये इनकी लोकेशन जो है वो है 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। तो इनका जो फ्लूइड्स होते हैं वो चले जाते हैं इनटू द फेरेकस एंड बकल केविटी के अंदर। इंटीग्यूमेंटेड नेफ्रीडिया जो होते हैं ये ग्रुप में पाए जाते हैं, तकरीबन ये होते हैं 200 से लेके 250 तक होते हैं, एक्सेप्ट फर्स्ट 2 सेगमेंट्स। तो ये पूरी बॉडी में होते हैं प्रेजेंट, सिर्फ फर्स्ट 2 सेगमेंट्स के बगैर। तो ये भी याद रखो कि ये जो कलाइटल सेगमेंट होता है तो वहाँ पे फॉरेस्टस, या उसको हम कहते हैं क्लाउड्स ऑफ इंटीग्यूमेंट नेफ्रीडिया होता है, ऑकर करता है वहाँ पे। जो इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया होता है ये ओपन करते हैं आउटसाइड थ्रू नेफ्रीडियोपोर्स, तो इसका भी नेफ्रोस्टोम जो होता है वो भी एब्सेंट होता है। और थर्ड वन जो है वो है सेप्टल नेफ्रीडिया, तो ये भी ग्रुप्स में ऑकर करते हैं, इसका जो नंबर होता है वो 80 से लेके 100 तक होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेप्टा। तो इसके पास नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट होता है, वो कलेक्ट करता है एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द स्लोमिक फ्लूइड से। इसका जो टर्मिनल एंड होता है नेफ्रीडिया का वो ओपन होता है इनटू द सेप्टल एक्सक्रीटरी कैनाल, उसके बाद ये खुल जाता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो यानी कि लास्ट पे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर खुल जाता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं एंटीरोनेफ्रिक। और सेप्टल नेफ्रीडिया जो होता है ये ऑकर करते हैं फ्रॉम सेगमेंट 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक होता है, एंड ऑफ द बॉडी तक। तो इसके पास याद रखो कि इसके पास नेफ्रोस्टोम होता है, और हमने देखा था फेरेंजियल जो होता है उसके पास नेफ्रोस्टोम नहीं होता है। अर्थवर्म जो होते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन के अंदर ये होते हैं अमोनियोटिलिक होते हैं। जब सीज़न जब हो जाता है ड्राई उस वक्त ये बन जाते हैं यूरियोटिलिक। Nervous system, a pair of suprapharyngeal or cerebral ganglia are fused to form a brain that lies in the anterior and dorsal part of the third segment. It is connected to two subpharyngeal ganglia lying below the pharynx with the help of a pair of circumpharyngeal connective that forms a nerve ring. तो आप डायग्राम में देख सकते हैं पेयर ऑफ सर्कमफेरेंजियल जो होते हैं या इनका एक और नाम भी है सेरिब्रल गैंग्लिया, ये फ्यूज़ हो जाते हैं और बनाते हैं ब्रेन को,
और वो लाई करता है इन द एंटीरियर एंड डोर्सल पार्ट ऑफ द थर्ड सेगमेंट। उसके बाद जो ये ब्रेन जो होता है ये कनेक्ट हो जाता है टू सब फेरेंजियल गैंग्लिया lie below the pharynx with the help of a pair circumpharyngeal connective that forms a ring nerve। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम के अंदर सेरिब्रल गैंग्लिया या इनको कहते हैं एक और नाम सुप्राफेरेंजियल गैंग्लिया, ये जुड़ जाते हैं बनाते हैं ब्रेन को। इसके नीचे आप दो देख सकते हो सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, ये भी जुड़ जाते हैं इन द सब फेरेंजियल गैंग्लिया के अंदर। उसके नीचे यहाँ पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है दैट इज़ अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो इसके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नर्व कॉर्ड गैंग्लियन। सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर आते हैं फोटो रिसेप्टर्स, थिग्मो रिसेप्टर्स आते हैं, जिसको हम एक और नाम भी कहते हैं टैक्टाइल ऑर्गन्स कहते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आते हैं जो बकल कैविटी के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये परसीव करते हैं स्मेल। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसके पास टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी लाइक करते हैं इन द बकल कैविटी के अंदर। Reproductive system. Earthworm is hermaphrodite, bisexual, two pair of testes, 10th and 11th segment. Their vasa difference runs up to the 18th segment where they join prostatic duct. Two pair of accessory glands, 7th and 17th and 19th segment. The common prostate and spermatic duct opens to the exterior by a pair of male genital pore, 18th segment. Four pair of spermatheca are located in 6th to 9th segment. They receive and store spermatozoa during copulation. अर्थवर्म जो है ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल्स। इनके पास दोनों पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। देखो जिनके पास टू पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जिनकी लोकेशन है 10th एंड 11th सेगमेंट। टेस्टिस का जो वासा डिफरेंस होता है वो रन करता है अप टू द 18th सेगमेंट और वहाँ पे जुड़ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, तो प्रोस्टेट डक्ट के साथ। और इसके पास होते हैं टू पेयर ऑफ एक्सरी ग्लैंड्स जिनकी लोकेशन है 17th एंड 19th सेगमेंट और वो ओपन हो जाते हैं इन द जेनिटल पेपली के अंदर। जो एक कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट होता है ये ओपन होता है टू द एक्सटीरियर बाय पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसकी लोकेशन जो है वो 18 सेगमेंट के अंदर होता है, तो वहाँ से इनकी जो सेक्रेशंस होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। और मेल पार्ट में आते हैं फोर पेयर ऑफ स्पर्मेथिका जिनकी लोकेशन है 6 to 9th सेगमेंट, जो रिसीव करते हैं स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेयर ऑफ ओवरीज एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टा ऑफ 12th and 13th segment. Ovaries, ovarian funnel, oviduct join together and opens as a single median female genital pore in 14th segment. During mating, two worms exchange sperms each other. They mate juxtaposing opposite gonadal openings, exchange spermatophores, packets of sperms. Mature sperm, egg cells, that's ova, and nutritive fluid are deposited in cocoons produced by gland cells of clitellum. Fertilized ova deposit in the soil. Cocoons hold worms embryos. After 3 weeks, cocoon produce 2 to 20 baby worms, no larva. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं ओवरी जिनकी लोकेशन है एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टा ऑफ 12 एंड 13 सेगमेंट। ओवरीज वो कनेक्ट होते हैं ओवरियन फनल के साथ, वो कनेक्ट होते हैं ओविडक्ट के साथ, और सारे जो तीनों पार्ट्स होते हैं ओवरी फनल एंड ओविडक्ट ये खुल जाते हैं इन ए सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल पोर जिसकी लोकेशन जो है वो 14 सेगमेंट है। जब दो वर्म्स मैटिंग करते हैं एक्सचेंज ऑफ स्पर्म हो जाता है उस वक्त इनकी जो पोजीशन होती है वो होती है जक्सटापोजिंग अपोजिट गोनाडल ओपनिंग एक्सचेंज। उस वक्त एक्सचेंज जो होता है वो होता है स्पर्मेटोफोरस, उनको हम कहते हैं पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स। मैचर स्पर्म जो होते हैं और एग्स और न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ये तीन चीज़ें होती हैं, मैचर स्पर्म, एग्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ये डिपॉजिट होते हैं कोकून के अंदर जो प्रोड्यूस करता है क्लाइटिलम। उसके बाद ये बाहर चले जाते हैं सॉइल के अंदर। कोकोन जो होते हैं वो होल्ड करते हैं वर्म्स के एम्ब्रियोज को,
उसके बाद 3 हफ्तों के बाद कोकोनट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं 2 से लेके 20 बेबी वर्म्स। तो यहाँ पे लार्वास नहीं होते हैं प्रेजेंट इन केस ऑफ अर्थवर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ड्यूरिंग रेनी सीजन के अंदर अर्ली मॉर्निंग में ये 2 वर्म्स जो होते हैं ये काम करते हैं लाई इन हेड टू टेल पोजीशन, जिसको हम कहते हैं जक्सटापोजिंग। और यहाँ पे जो 2 वर्म्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं स्पर्म, ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द स्पर्मेथिका ऑफ द अदर। अर्थवर्म जो होते हैं इनको कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होल्स बनाते हैं, बोरोज बनाते हैं और मिट्टी को पोर्स बनाते हैं जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन को, और जिसकी वजह से जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो पेनिट्रेशन अच्छी तरह से कर लेते हैं। और इसके अलावा जो इनकी जो वर्मी कास्टिंग्स होते हैं उसकी वजह से फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, तो उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। उसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं एज ए बेट इन गेम फिशिंग। जो मछलियाँ जो हम पकड़ते हैं उसकी इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं चारा, एज ए चारा इसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे फ़िश पकड़ने के लिए। तो ये दीज आर द सम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म।